नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम आपको एक ऐसी दास्तां की तरफ ले चलेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश के उन 23 करोड़ लोगों की जो जिंदगियों के साथ मजाक बनता दिख रहा है। उन 23 करोड़ लोगों की जिंदगी को किस तरीके से मौत के मुंह के हवाले किया गया है, आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद केसरवानी जी मौजूद हैं। स्वागत है अरविंद केसरवानी जी आपका। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, संविदा का मुद्दा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा है, जिसे आज की स्थिति में जो इको गार्डन में जिस तरीके से कर्मचारी आंदोलनरत हैं और आज की जो हमारी टीम का आकलन रहा है, जो आज हमारी टीम जाकर के वहां पर कर्मचारियों से जो बात की है, डिस्प्ले पे भी चल रहा है, देख सकते हैं आप सभी किस तरीके से लोगों को वहां पर बिखेर दिया गया है। जो उनके यूनियन थे उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अरविंद जी, मैं आपसे, चूंकि आप लगातार लीगल के एडवाइजर भी रहे हैं और लोगों को राय देते रहते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ऐसे में कर्मचारियों को काम लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस न्यूज को कवर किया और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आज वहां पे हो रहा है, जो संविदा पे आज 102 के 108 के जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका गुनाह क्या है, उनके राइट्स क्या है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें अधिकार देता है और प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A ये कहता है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आपकी बोलने की आजादी है। तो आप किसी को भी, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, किसी को भी आप बोलने की जो अधिकार है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। दूसरा, वहां पे जो इको गार्डन में लोग एकत्रित हुए जी, वो हमें संविधान ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन B ये अधिकार हमें देता है कि आप निशस्त्र होकर आप अपनी मांग को एकत्र होकर मांग सरकार से रख सकते हैं। तो आज इको गार्डन में जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं, जो कर्मचारी वहां इकट्ठा हुए हैं, उनको संविधान हमारा अधिकार देता है कि आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, एकत्र होकर वहां तक ले सकते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है जो उन्हें दिया है। अरविंद जी मैं आपको रोकूंगा। मेरा सीधा सा सवाल था, हनुमान पांडे जो कि एम्बुलेंस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कई जो पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज की जो स्थिति है, आज उसकी स्थिति हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं दर्शक, और स्थिति यह है कि वहां पर नेतृत्व का अभाव है। लोग हजारों की संख्या में जमा हो चुके हैं, लेकिन वहां पर नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। जो नेतृत्व करने के लिए आता है आगे, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, शासन द्वारा गिरफ्तार करवा लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी क्या करें? देखिए, इसमें सबसे प्रथम दो चीजें निकल जाती हैं। इसका एक संवैधानिक क्या प्रारूप होगा, क्या हमें करना चाहिए, वो है। दूसरा है कि जो वहां लोग इकट्ठा वो कैसे उस चीज को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं भी पॉलिटिकल एक्टिव रहता हूँ, विचार रखता हूँ, तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप आंदोलन करने आए हैं तो आपको मानसिक रूप से इतना तैयार होकर आना पड़ेगा कि आपके नेता, जो उसके पीछे नेता है, वो जेल जाएंगे। उसके बाद आपके पास आपकी बी टीम क्या है, वो आपके लिए तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो तैयार नहीं है आपके लिए, तो जैसा आपने देखा इको गार्डन में कि वहां पे नेतृत्व की कमी थी। मैं भी वहां होके आया हूं, वहां देख के आया हूं कि वहां पे उन्हें कोई लीडर नहीं है जो लीड कर पाए। जी बिल्कुल। लोग वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, वो एकजुट नहीं है, वो अपनी मांगों को रख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपना मंच तैयार नहीं किया, उन्होंने अपने जो प्रस्तावना है उसको नहीं बनाया, उन्होंने एकत्र करके अपने आप एकत्रित नहीं किया। तो सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक उन लोगों का है कि उन्हें पहले एकत्र होना पड़ेगा। आज हनुमान प्रसाद जी अगर अरेस्ट होते हैं तो उसके पीछे नया हनुमान प्रसाद को आना पड़ेगा, उसके पीछे एक नए नाम को आना पड़ेगा जो उसको लीड करेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान समय की जो राजनीति है, मैं उनको भी इस पे कसूरवार मानता हूं, क्योंकि उनकी भी कमी है। अगर विपक्ष आज जिंदा होता, अगर विपक्ष आज होता, तो विपक्ष का ही काम है, विपक्ष इसकी आवाज बनता, उनकी आवाज बनता। नहीं, मैं सरकार की भी बात करूंगा, अभी विपक्ष की मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है। आज कोई विपक्ष के तौर पर कोई चेहरा नहीं बचा है प्रदेश के पास। आज लोग विपक्ष की तरफ से आवाज उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें एक डर सता रहा है कि यदि हम आवाज उठाएंगे तो हमारे पीछे ईडी लगा दी जाएगी। तो हमारा एक सीधा सा सवाल है,
सरकार से किस तरीके से जनता मुकाबला करे, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, जनता ही सरकार चुनने वाली है और जनता ने इस उद्देश्य से ही इस सरकार को चुना था कि हमें नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा। मैं एक पुराने जो वक्तव्य था आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य था कि अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था एक संविदा कर्मचारियों के पक्ष में। उनका कहना था कि संविदा यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कराया जाएगा, उनको नियमितीकरण का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन आज देख रहे हैं आप, सरकार बीत चुकी है, लगभग डिसॉल्व होने की कगार पर है। 2022 के आम चुनाव आने वाले हैं। सरकार का क्या एक्शन है? लगातार लाठी चलवा रही है, चाहे वो शिक्षा मित्र को लीजिए, चाहे होमगार्ड को लीजिए, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ले लीजिए, चाहे आज एम्बुलेंस कर्मचारियों को ले लीजिए, चाहे परिवहन निगम के कर्मचारियों को ले लीजिए, चाहे आप विद्युत कर्मचारियों को ले लीजिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से आज यहाँ पर इको गार्डन में कर्मचारी एकत्र हुए हैं, एक हमें और भी जानकारी जो मिली है, हमारी टीम ने कवरेज किया है, 7 सितंबर को प्रदेश के लगभग 16 लाख कर्मचारी एक साथ आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार की ऐसे भूमिका पर क्या राय होगी, क्या मंशा होगी? क्या लाठीचार्ज ही एक ऑप्शन है? क्या भगा देना भीड़ को एक ऑप्शन रहेगा? देखिए, आपको समझना चाहिए कि जो भी आज के टाइम सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो बोलेगा, वो प्रशासनिक कार्य जो है या सरकारी जो मनसे हैं उनको भगाने की, उनको हटाने को कार्य किए जाएंगे। उसमें लाठीचार्ज भी हो सकता है, उसमें और अनेक तरीके के जो उसमें समस्याएं पैदा करना हो गया, उनको उठाने को लेके वो समस्याएं होंगी, उनके साथ में उनको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन रविंद्र जी, अभी आपने कहा है हमारे संविधान हमें अधिकार देते हैं कि हम आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आंदोलन जब हमारे संवैधानिक अधिकारों का जब हनन होता है तो क्यों नहीं कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज जो हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, जो अभी रामलीला मैदान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 का ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये कहा था कि ये एब्सोल्यूट राइट है, ये उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो किसी भी एंगल से अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। मगर वहां दिक्कत ये होती है जब वो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा है, जो मांग हो रही है, जब वहां पे कुछ असंवैधानिक तत्व निकल आते हैं, पैदा कर दिए जाते हैं, तब उसको रूप बदल जाता है। तो वहां पे प्रशासनिक कार्यवाही उनके अनुसार बन जाती है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने सिस्टम को बिल्कुल सही रखें और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग करें और अपनी मांग को उठाएं और मांग को पहुंचाएं। क्योंकि मैंने देखा है, इको गार्डन की बात कर रहे हैं, इको गार्डन में वहां पे अभी लोग संगठित नहीं है। संगठित, देखिए अरविंद जी, लोग संगठित जरूर नहीं है, क्योंकि उनके कर्मचारियों के जो नेता थे उनको उठा लिया गया है। और जो मुझे लग रहा है, जो क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्वेशन वहां का किया है, कर्मचारी किसी दूसरे नेता को लेकर के या प्लान बी को लेकर के तैयार नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। और हमारे मांग पत्र जो इनका है, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मांग पत्र इनका जो सारी जेन्युइन मांगों के साथ है, क्योंकि हर साल कंपनियों को बदल दिया जाता है। मांगों पे मैं आपको कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। जैसे कि उनकी एक मांग थी, मेरी उनसे बात हुई, काफी देर से चर्चा हुई और हनुमान जी से भी चर्चा हुई, तो उस पे उन्होंने ये मांग बताई कि हमारी जो श्रम मंत्रालय से कुछ साल पहले उन्होंने श्रम मंत्रालय ने 18,000 रुपए मिनिमम उनको बेसिक एक मिनिमम जो वेतन देने का उन्हें तैयार किया, उन्हें खाका तैयार किया, श्रम मंत्रालय ने इसमें मंजूरी दी थी। और हमारा जो श्रम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1946 है, वो एक्ट कहता है कि आपको जितने भी प्रत्येक संविदा पे कार्य कर रहे हैं या कोई कर्मचारी हैं, उनको आपको न्यूनतम वेजेस देना होगा, आपको न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। तो जब श्रम मंत्रालय ने 18,000 रुपए उनकी न्यूनतम फिक्स कर दी है, तो वर्तमान सरकारें या वर्तमान जो कंपनियां हैं उन लोगों को 12,200 रुपए, 12,700 रुपए जो दे रही है, वो क्यों दे रही? पहला उनका जो मांग है कि वो जो आज हमें हमारे वेतन में जो 12,700 या 12,200 रुपए है, उसको हमारे जो श्रम मंत्रालय ने कहा है उसके अनुसार होना चाहिए। उन मांगों में से एक मांग ये है। अब मांग आती जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज जो उन लोगों की समस्याएं हैं कर्मचारियों को, उनको डर किस बात का? अगर वो आज जीविका पे चला रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, तो आज उनके बीवी बच्चे, उनके परिवार उन पे आश्रित हैं। अब कल की कोई नई कंपनी आती है तो उनको ये खतरा रहता है कि मेरी नौकरी कल जा सकती है, परसों जा सकती है। तो सबसे बड़ा जो दर्द है उनका, दर्द यही है कि उनकी नौकरी जाने का खतरा है। और उनकी यही मांग है पहली कि जो भी नई कंपनियां हैं उनको निकालने से पहले उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई भी कंपनियां आती हैं उनकी नौकरी होनी चाहिए। नहीं तो कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट रहे ही क्यों अरविंद जी? बिल्कुल सही बात है। मैं जब सारे काम विभाग लेता है,
कर्मचारियों की रूपरेखा को विभाग तैयार कराता है। तो कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? आखिर कंपनियों को तो ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है ना सरकारों को, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? जैसा कि आप इस समय टर्म्स देख रहे हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो हो चल रहा है, उसी की एक जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। जो लोग निजीकरण को आज समर्थन करते हैं उन लोगों में कहना चाहता हूं कि उसका एक जीता जागता आपके सामने एग्जांपल है। क्यों जो निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण में मैं कहता हूं निजीकरण एक शोषण का प्रारूप है। निजीकरण का मतलब समझेंगे, संविदा को समझेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बनाए गए कुछ शर्त होते हैं, उन शर्तों के तहत उनको नियुक्ति कराई जाती है और उनका शोषण किया जाता है। होता क्या है कि जब संविदा पे हम किसी को रखते हैं तो जो कम से कम रेट पे ज्यादा से ज्यादा उनको शोषित करने का माध्यम होता है। तो यूं कह लें कि जो सीधे प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम है, जो निजीकरण का जो ब्यौरा जिसको हम कह सकते हैं, वो शोषण का ही पूरा एक तरीका है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अरविंद जी, एक जानकारी और देना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले अखबार में इश्तेहार सरकार द्वारा दिया गया था, एक पंचायत सहायक की जो है नौकरी का इश्तेहार दिया गया था। 58,000 वैकेंसियां थी और 6,000 रुपए मात्र वेतन था। तो क्या ये श्रम मंत्रालय की नजरों के सामने नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। क्या आंख बंद कर लिया है श्रम मंत्रालयों ने? बिल्कुल बंद कर लिया है, और इस पे हमें PIL डालनी चाहिए। हमें इसके मैं समझ कहूंगा जो ये मुद्दा है इसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। और हम आप एक्शन नहीं लेंगे, हम आप आवाज ही बनेंगे, तो आने वाले समय पे ऐसे अनेक आपको मिलेंगे। न्यूनतम वेजेस जो आपका अधिकार है, जो आपका मजदूरी अधिनियम 1946 अधिकार बोलता है कि आपको न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए प्रत्येक कार्यों के लिए। 6,000 रुपए कैसे, ये ऐड कैसे आता है? कल को अगर सरकार चाहेगी तो 1,000 रुपए वेजेस जो है फिक्स करके लोगों को बेरोजगारी है देखा जा सकता है, बेरोजगारी है उसकी। इसको फिर सरकार का फेल्योर भी माना जा सकता है। बिल्कुल माना जाना चाहिए। और संविदा का मतलब ये होता है जहां पे बेरोजगारी को और बेरोजगारी की चलाया जाता है, क्योंकि आज लोग बेरोजगार हैं, इसमें कोई निश्चित रूप से संदेह नहीं है कि बेरोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। अब वो 6,000 में मिले, चाहे वो 4,000 मिले या आने समय 2,000 मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नए लोग से बात करने के लिए अरविंद जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की समस्याएं अनंत विकराल रूप लेती जा रही हैं, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंग रहा। सरकारों के कानों में शायद वह तेल नहीं डाला जा सकता है जो सरकारों को सुनने का काम करे। सरकारें अंधी हो चली हैं, लोग आंदोलनरत हो रहे हैं, कर्मचारी रोड पर उतर रहे हैं, सेवाएं बाधित हो रही हैं, और सबसे आवश्यक सेवा विद्युत, परिवहन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, एम्बुलेंस, उनको भी बाधित किया जा रहा है, उन्हें भी ठेके पर दिया जा रहा है। अगर प्रदेश के लोगों को ऐसे ही ठेके के दौर से गुजारा गया, या ठेके के भरोसे पर या कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे पर छोड़ दिया गया, तो जाहिर सी बात है प्रदेश के लोगों की नैया मझधार लगने से रही। मैं प्रदेश सरकार से नया लुक के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन मुद्दों के साथ लोगों ने सरकार को चुना था, शायद वह सरकार पूरी गंभीरता से उसको या तन्मयता से नहीं देख पा रही है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नया लुक। तब तक के लिए गौरव श्रीवास्तव भारतीय का नमस्कार।